बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार के पास अब सच बोलने के अलावा कोई चारा न था। वो बोला, ये रिवाल्वर और वाकी टाकी फौजी दोस्त JCO ने फराहम किए हैं। मेरे पास आने वाले वाकई दोनों हुजाम थे, लेकिन वो ये सब सामान लेकर आए थे। मेरे एक हमदर्द ने दूसरा वाकी टाकी अपने पास रखा हुआ है ताकि मुझसे रब्ता कर सके। उसका नाम मोमन राम है और वो मुशीर भी था। प्रोग्राम के मुताबिक मुझे रात को खिड़की के रास्ते से निकलकर उसके पास जाना था। उसने अपने हामियों को इकट्ठे कर रखा है। उनके साथ मिलकर हमने हवेली पर शब खून मारना और आप लोगों को हलाक करके हवेली पर कब्जा करना था। मेरी माँ और भाई को भी उसी शब खून के दौरान कैद करना था और माँ से मरूसी जवाहरात हासिल करने के बाद माँ, भाई और अपनी बीवी को मारना शामिल था। मेरी सच्चाई की तस्दीक दोनों हुज्जाम कर सकते हैं अगर आप उनकी जुबान खुलवा सकें। इधर मैं सोच रहा था कि कबीले में मौजूद अपने दुश्मनों को तो रानी ने ठिकाने लगवा दिया है, मगर अपने जालिम बेटे के मुतल्लिक बिल्कुल खामोश है और मुझे पहले भी कह चुकी थी कि उसे गजंद ना पहुंचे। उसे जिंदा छोड़ने की सूरत में, हमारी रवानगी की सूरत में वो हमें रांगा माटी से भी बाहर नहीं जाने देगा और हमें घेर लेगा, या कम अज कम भरपूर मुजाहमत तो जरूर करेगा। उसका कोई हाल ना रानी के पास था और ना मेरे पास। मेरे जहन में अचानक ख्याल आया कि क्यों ना हम सरदार को यरगमाल बनाकर साथ ले जाएं और खलना रवाना होने से पहले उसे छोड़ देंगे। इस तरह हम चकमा वालों की रिशा दवानियों से कुछ तो महफूज हो जाएंगे और सरदार की जान भी बच जाएगी। मैंने अपने इस ख्याल को मुकम्मल प्लान बनाना शुरू कर दिया, जिसमें यह भी शामिल था कि रानी को इस बारे में बिल्कुल रवानगी के वक्त बताया जाए। हवेली का चार्ज लेकर मैंने रानी के मुशीर को कहा कि बांग्लादेशी फौजी अगर रांगा माटी आए तो उसे बातों में लगाकर मुझे इत्तला करे ताकि मेरे साथी उसे हिरासत में लेकर यहाँ ले आए। हवेली से जब से 3 मर्दों और एक औरत की लाशें कस्बे में पहुंची थी, तब से एक कहराम मचा हुआ था। सबकी यही राय थी कि उन्हें हमारी इमां पर कत्ल किया गया है। रजी की बीवी ने बताया कि कबीले के लोग आपस में चाहे कितने ही एक दूसरे के दुश्मन क्यों ना हों, बाहर वालों के मुकाबले में हम आवाज हो जाते हैं। तमाम लोग यही बातें कर रहे हैं कि सरदारी का झगड़ा, रानी और छोटे बेटे की असीरी और बड़े बेटे की सरदारी सब हवेली के बासियों और कबीले वालों के मसाइल हैं। बाहर वालों का उनमें कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। उनकी ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी थी। मेरा यहाँ आने का मकसद दोनों माँ बेटे और जवाहरात लेकर रावलपिंडी राजा तरी के पास पहुंचना था, लेकिन रास्ते में मजबूरन हमें अपनी जानें बचाने के लिए इतने लोगों को हलाक करना पड़ा। राजा की गैर मौजूदगी में रांगा माटी में जो खेल खेला गया था वो तो हमारे वहम गुमान में भी नहीं था। मेरे अपने कई हमराही रास्ते में अपनी जानें गंवा बैठे थे। अब रांगा माटी में भी लग रहा था कि लाशों के समुंदर में से गुजरना पड़ेगा। मोमिन राम कबीले का सरकर्दा और माजूल सरदार का मुशीर था। उसकी लाश लेकर लोग हवेली के बाहर एहतजाज करना चाहते थे। उन्हें खौफ था तो सिर्फ हमारे असलहे का, वरना वो कभी के हमें अपने तीरों का निशाना बना चुके होते। रजी की बीवी ने बाहर के हालात बताकर कहा कि कबीले वाले ही रजी से उसकी शादी होने पर उसके खिलाफ थे और कबीले से खारिज कर चुके थे। अब इस तरह मेरे हवेली में आने और जाने की वजह से पहले से ज्यादा खिलाफ हो चुके हैं। उसने यहाँ तक सुना कि कबीले के चंद शर पसंद उसकी झोंपड़ी को आग लगाकर उसे झोंपड़ समेत जला देना चाहते हैं। लिहाजा उसे हवेली में ही ठहरने की इजाजत दी जाए और जब रजी आ जाए तो वो भी यहीं रहे और यहीं से हमारे साथ रांगा माटी से रवाना हो जाए। मैंने उसे हवेली के जनान खाने में रहने के लिए भेज दिया। तकरीबन दोपहर के वक्त इत्तला मिली कि रानी के मुशीर को जहरीले तीरों से हलाक कर दिया गया है और अब शर पसंद उसकी बीवी बच्चों को जिंदा जला देने के दर पे हैं और उसके घर को घेरे में लेकर रखा है। मुशीर के हामी अभी तक तो उनको रोके हुए हैं, लेकिन उनकी मुजाहमत कम पड़ती जा रही है, जबकि मुखालिफिन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अब मुझे फौरी फैसला करना था, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक मुखालिफिन ने मुशीर के घर को आग लगाने के बाद हवेली का रुख करना था। उन सब का सेंटर पॉइंट मैं और मेरे साथी थे। मैंने बजाय कलाबंद होकर लड़ने के दुश्मन पर बाहर निकलकर अटैक करने का फैसला कर लिया और 2 थाई और एक कैसर के साथी को हवेली में छोड़कर बाकी सब को छोटे बड़े असलहा से लेस होने का कहा। हवेली के चंद तीर अंदाज भी हमारे साथ थे। वही हमें मुशीर के घर की तरफ लेकर गए, जिसे कम अज कम 300-400 बलवाइयों ने घेर रखा था और अब वो मिट्टी के तेल में भिगोए हुए कपड़े अपने तीरों पर लपेट कर उन्हें आग लगाकर मुशीर के घर पर फेंक रहे थे। रांगा माटी में सारे साहब हैसियत लोगों के घरों में लकड़ी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी, जो जलते तीरों के लगने से जल्द ही आग पकड़ सकती थी। यह सूरत हाल देखकर मैंने फैसला किया कि आज इनको ऐसा मसा चिकाऊंगा कि ये मुद्दतू याद रखेंगे। हमारे वहां पहुंचते ही
उन लोगों ने हमें देखा, लेकिन इससे पहले कि वो संभलते मैंने फायर का आर्डर दे दिया। बांग्लादेशी फौजियों से छीनी हुई ऑटोमेटिक राइफलें, जिनकी गोलियां वाफर थीं, हमारे बहुत काम आ रही थी और फिर रिवाल्वरों से भी चुन चुन कर निशाने लगा रहे थे। मुझ समेत मेरे साथियों में भी इंसानी जिंदगी का जज्बा खत्म हो चुका था। बलवाई भाग रहे थे और हमारी गोलियां भागते हुए बलवाइयों को गिरा रही थी। हमारी फायरिंग ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट जारी रही और कमोबेश 30-35 बलवाई मारे गए और उससे 2 गुनी तादाद में जख्मी हुए। मेरी लाइफ में ऐसे सिर्फ 2-3 मौके आए थे जब हर किस्म की इंसानी हमदर्दी को भूलकर वहशी दरिंदा बन गया था। मुंबई में सीबीआई के कारकुनों को हलाक करते वक्त और काठमांडू में मुक्ति बाहिनी के कारकुनों को मारते वक्त मेरी बिल्कुल ऐसी ही कैफियत थी। बुलवाई लाशों और तड़पते जख्मियों को छोड़कर भाग चुके थे। मुशीर के घर के अंदर से उसके हामी मुदाफियत कर रहे थे, जिनमें 2 हलाक हो चुके थे। वो हमें देखकर घर से बाहर निकले तो मैंने अपने साथ आने वाले तीर अंदाजों के जरिए घर के मकीनों को कहलवाया कि उनका अब यहाँ रहना खतरनाक है, लिहाजा अपना सामान समेटकर हमारे साथ हवेली में चलें। 1 घंटे में वो सब हमारे साथ हवेली की जानिब चल पड़े। रांगामाटी इस वक्त बिल्कुल कर्फ्यू ज़दा इलाके का नमूना पेश कर रहा था। तमाम दुकानें बंद, गलियां और रास्ते सुनसान और हर तरफ भूख आलिम था। हम हवेली पहुंचे तो रानी को पहले ही उस वाकया की इत्तला मिल चुकी थी और हमारी मुंतजर थी। मुशीर के घर वालों को उसने मेहमान खाने में ठहराया और मुझे अकेले बुलाकर बाज पुरस करने लगी कि मैंने बताए बगैर और इजाज़त के बगैर यह कदम क्यों उठाया। मैं हालात की संगीनी और खून रेजी से चिड़चिड़ा हो रहा था और बुलवाइयों का खून भी मेरी वजह से बहा था, लेकिन मैंने ये कदम किसी जाती रंजिश की वजह से नहीं उठाया था, बल्कि रानी के बड़े बेटे की रिश्ता दवानियों और रानी और उसके छोटे बेटे को यहाँ से बाहिफाजत निकालने के लिए उठाया था। और अब रानी मुझसे सवाल पे सवाल किए जा रही थी। मैंने रानी को बड़े खुश्क लहजे में जवाब दिया कि मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुम्हें जवाबदार हरगिज नहीं हूँ। हमारी यहाँ आने से पहले तुम दोनों माँ बेटा बड़े सरदार की कैद में बरसों रहे, तुम्हें उसकी कैद से रिहाई दिलाई। अब तक जो कुछ भी हुआ है और आइंदा भी होगा, उसका वाहिद जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारा बड़ा बेटा है। अपने उन्हीं कबीले वालों के इल्म में होने के बावजूद वो तुम्हें बरसों की कैद से रिहाई ना दिला सके और आज ही तुमने अपने कबीले के 4 अफराद को कत्ल करवाया है, जिसकी वजह से बुलवाइयों ने तुम्हारे मुशीर को मार डाला और उसके घर वालों को जिंदा जलाने के दर पे थे। और उसके बाद उन्होंने हवेली का रुख करना था। अगर उन्हें हमारा खौफ ना होता तो आज वो तुम्हारी और तुम्हारे छोटे बेटे की तिक्का बोटी कर देते। तुमको कैद से रिहाई क्या मिली? तुम मुझ पर ही हुक्म चलाने और बाज पुरस करने लगी हो। याद रखो, तुम बेशक राजा की बीवी हो, मगर मेरे लिए एक बेबस और लाचार औरत हो, जिसे मैं राजा के दिए हुए कौल के मुताबिक यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं हवेली के तमाम इंतजामात संभाल रहा हूँ और इसलिए मैं जो भी करूँ इसका जवाब मैं तुमको नहीं दूंगा और ना मुझसे मांगना। आइंदा मेरे यहाँ के मामलात में दखल अंदाजी मत करना, वरना मेरे पास बस एक ही रास्ता रह जाएगा कि तुमको यहाँ छोड़कर मैं अपने साथियों के साथ वापस चला जाऊँ और फिर तुम जानो और तुम्हारा बड़ा बेटा। वो मेरे रास्ते में तो आएंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना असलहा है कि तुम्हारे सारे कबीले को ख़त्म करके भी ख़त्म नहीं होगा। तुम अपना सोचो कि तुम्हारे साथ क्या सलूक होगा। मैं जानता था कि इक़्तिदार का नशा खसूसन जब एक औरत को मिल जाए, चाहे वह वक्ती ही क्यों ना हो, उसको मगरूर और होशो हवास से आरी कर देता है। उसी नशे को उतारने के लिए मैंने रानी को उसका असल अक्स दिखाया। रानी जो पहले बढ़ चढ़ कर बोल रही थी, मेरी बातें सुनकर भीगी बिल्ली बन गई। अब उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। उसे एक आम औरत बनने में चंद लम्हे लगे और फिर बड़ी नहीफ आवाज़ में बोली कि आइंदा मेरे और मेरे छोटे बेटे की तरफ से तुम्हारे मामलात में दखल अंदाजी नहीं होगी। अगर आप मुनासिब समझे तो आज रात ही खजाना निकाल लें। पाकिस्तान कब और किस रास्ते से जाना है वो भी आपका फैसला होगा। जब तक रांगामाटी में हमारा क्याम है, मैं सिर्फ आपकी मर्जी और इजाज़त से ही हवेली के अंदर और बाहर के हकाम और आपके मुताबिक कबीले के लोगों से रब्ता करूंगी, क्योंकि ज़ुबान ना जानने के बायस आप डायरेक्ट बातचीत तो नहीं कर सकते। रांगामाटी से निकलने के बाद आप मेरी आवाज़ तक नहीं सुनेंगे और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुझे अपने बेटे समेत बहरो आफियत राजा साहब तक पहुंचा दे। रानी का असली मुकाम उसको दिखाकर मैं तय खाने में सरदार के पास गया। थाई पहरेदार ने इतनी सख्ती कर रखी थी कि सरदार का खाना अभी तक वैसे ही पड़ा था, क्योंकि सरदार के हाथ पांव अभी तक बंधे हुए थे। मैंने पहरेदार को भिजवाकर 2 साथियों को बुलाया
जिन्हों ने सरदार के हाथ पांव खोले। सरदार का भूख से बुरा हाल था, वो खाने पर टूट पड़ा। मैंने उसे वाजे और दो टोक अल्फाज में कहा कि तुमने जो हिरासत से भागने का प्लान बनाया था, उसके नतीजे में तुम्हारा मुशीर, हुजाम और मुलाजमा अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, और फिर तुम्हारे साथियों ने रानी के मुशीर को कत्ल करके उसके घर वालों को जिंदा जलाना चाहा। तो उस नतीजे में तुम्हारे हामियों की एक बड़ी तादाद मारी गई, और उस सब के जिम्मेदार तुम हो। अब भी वक्त है, इंसान बन जाओ, चंद दिन सब्र कर लो, हमें यहाँ से जाने दो और हमारे साथ ताउन करो। सरदार तुमने ही बनना है। सरदार ने कहा कि मैं आइंदा तुम लोगों से ताउन करूंगा। ये कहकर उसने बेड की साइड से एक खंजर निकाल कर हमारे हवाले किया कि ये तलाशी के दौरान रह गया था। अब तो तुम लोगों को यकीन आ गया होगा कि मैं अब इफा करूंगा और ना ही यहाँ से फरार होने की कोशिश करूंगा। मैं हमेशा दूसरों पर भरोसा करने वाली आदत की बिना पर उसकी बातों में आ गया और उसके हाथ पांव तो ना बांधे। बहरहाल थाई पहरेदार को हदायत की कि अगर ये भागने की कोशिश करे तो उसकी टांगों में गोली मार देना, और अगर कोई मर्द औरत इसे मिलने की जबरदस्ती कोशिश करे तो उसे भी हलाक कर दे। शाम खासी गहरी हो चुकी थी जब मैंने रानी को पैगाम भिजवाया कि 1 घंटे बाद मैं अपने साथियों के साथ आ रहा हूँ, ताकि आज रात खजाने वाला काम किया जा सके। रानी ने जवाब दिया कि बेहतर रहेगा कि शाम को जब ज्यादा खादम खाना वगैरह से फारिग होकर चले जाएं तो उस वक्त किया जाए, लिहाजा रात के 12 बजे हम लोग आए। रात के 12 बजे मैं कैसर नंबर 2 और 4 साथियों को लेकर जनान खाने गया। रानी हमारी मुंतजर थी। उसने फावड़ों और कुदालू का बंदोबस्त कर रखा था और उसके 4 काबिल एतमाद गुलाम भी मौजूद थे। रानी मेरी आज दिन वाली गुफ्तगू की वजह से खासी नर्वस नजर आ रही थी। मैं भी रुखे अंदाज से पेश आ रहा था। रानी ने तनाव कम करने के लिए पूछा कि अब तो आप हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो चुके हैं, अब बताएं कि आपके ख्याल के मुताबिक खजाना कहाँ होना चाहिए, ऐसी जगह जो किसी के वहमो गुमान में भी ना हो। मैंने कहा कि फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, सीधा मुद्दे की तरफ आते हैं। रानी ने दिल गिरफ्ता होकर मुलाजमों को उजार उठाने का कहा और हम सब को लेकर जनान खाने के किचन की तरफ चल पड़ी, जो खास रानी के लिए बनाया गया था। बकौल रानी के वो कभी कभी शौकिया तौर पर खाना तैयार करती थी। किचन से मुल्हिका एक स्टोर था जिसमें किचन की जरूरत का सामान रखा हुआ था। रानी ने स्टोर के एक कोने से सामान हटाने का अपने मुलाजमों को हुक्म दिया और खादमों को फर्श खोदने का हुक्म दिया। पहले टाइल उखेड़े और फिर खुदाई शुरू हुई। ये सब पथरीला इलाका था, मगर उस जगह पर टाइलें लगी हुई थी। तकरीबन 2 फुट गहराई तक टाइलें निकाली गईं तो रानी ने खुदाम को वापस जाने का हुक्म दिया और मुझसे मुखातिब होकर बोली कि मैं नहीं चाहती थी कि खुदाम खजाना देख सकें। खादमों के जाने के बाद मेरे साथियों ने ईंटें निकालनी शुरू कर दी। ये ईंटें आजकल की ईंटों से बहुत मुख्तलिफ, पतली और छोटे साइज की थीं। मजीद 2 फुट खुदाई करने के बाद एक लोहे का बड़ा जंग आलूद टुकड़ा दिखाई दिया। उस टुकड़े को हटाने के लिए मजीद चारों तरफ से ईंटें निकाली गईं और फिर उस चौकोर टुकड़े को निकाला गया। टुकड़े के निकलने पर फौरन ही कार्बन डाइऑक्साइड का भभोका सा निकला। हम सब फौरन पीछे हट गए। मुझे फौरन ख्याल आया कि मूरंग और मग कबाइल के खजाने को निकालते वक्त जहर लगी थैली यूज हुई थी। मैंने रानी को कहा कि मुझे एक मोटी चादर चाहिए जिसे हाथ पर लपेट कर जवाहरात को निकाला जा सके। रानी अंदरून कमरे से एक चादर उठा लाई। मेरे नंबर 2 ने अपने पूरे बाजू पर चादर लपेट कर सुराख में हाथ डाला, मगर आधा हाथ अंदर करने के फौरन बाद ही खौफ की वजह से वापस निकाल लिया। हमारे पास 2 टार्चें थीं जिसकी रोशनी में नंबर 2 ने एक मुर्दा सांप को देखा था। अब कैसर के एक साथी ने चादर हाथ और बाजू पर लपेट कर पहले मुर्दा सांप को बाहर निकाला, फिर चमड़े की बड़ी थैली बाहर निकाली। सरदार ने उस खजाने के लिए अपनी माँ और भाई को 3 साल कैद में रखा। इसी खजाने को हासिल करने के लिए राजा तरी ने मुझे इस पुरकटन मुहिम पर भेजा था। थैली को बाहर निकाल कर गड़ा रोशनी में देखा तो अब वहां कुछ नहीं था। उस गड़े पर दोबारा लोहे का टुकड़ा रखकर उस पर टाइलें लगाई गई और फर्श को बराबर किया गया और उसको दोबारा पहली हालत में लाने के लिए 30 मिनट मजीद सरफ हुए। गड़े को बराबर करके उस पर स्टोर का सामान दोबारा रख दिया गया और फिर हम सब अंदरूनी ड्राइंग रूम में आ गए। मैंने रानी से खंजर लेकर हाथों पर चादर लपेटी और खंजर से थैली को चाक किया और फिर थैली नीचे फर्श पर उलट दी। कमरे में पेट्रोमिक्स की रोशनी थी। उस थैली में कम से कम 300 ना तराशीदा हीरे, याकूत, बखराज और जमर्द हमारे सामने कालीन पर पड़े थे और ना तराशीदा होने की वजह से जगमगा रहे थे। उसमें कुछ जवाहरात गैर मामूली तौर पर बड़े भी थे और बाकी भी खासे बड़े साइज के थे। हम सब उस खजाने को फटी फटी आंखों से देख रहे थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक 70 की दहाई में यह खजाना 30 करोड़ का होना चाहिए था। मेरे कहने पर रानी कागज और कलम लेकर आई और खजाने की तफसील दर्ज करके
उस पर दस्तखत कर दिए। मेरे कहने पर कैसर ने चादर हाथों पर लपेट कर उनको एक कपड़े में डाला और बाथरूम के पानी से उनको अच्छी तरह धोया, ताकि अगर जवाहरात पर जहर लगा हो तो वो साफ हो जाए। जवाहरात को खुश करने के बाद रानी मेरे कहने पर तकियों के 3 गिलाफ ले आई, जिन्हें एक दूसरे में डालकर एक बड़ी थैली बनाई। सारे जवाहरात और रानी का दस्तखत शुदा खत उसमें डालकर उसके मुंह को एक बारीक मजबूत रस्सी की मदद से अच्छी तरह बांध दिया गया। रानी से रुखसत होकर हम मेहमान खाने की तरफ लौट आए। मोरगू के खजाने के साथ अब इस खजाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर थी, और मेरे पास कोई ऐसी जगह ना थी जहां इनको हिफाजत से रख सकूं। सोच सोच कर यही तरकीब जहन में आई कि इनको अपने जिस्म से बांध लूं, क्योंकि इस तरह इन तक किसी की पहुंच मेरे मरने के बाद ही हो सकती थी। दोनों खजानों का वजन तकरीबन 8 किलो था। उनको जिस्म पर बांधने से मेरी मोबाइलिटी भी कम हो जानी थी, मगर इसके अलावा कोई चारा भी न था। अगले दिन मैंने अपने सब साथियों को, रजी की बीवी और रानी को कहा कि किसी के इल्म में लाए बगैर वापसी चलने की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि रवानगी से कबल तकरीबन 1 घंटे का नोटिस दूंगा। अब मुझे रजी की वापसी का बेचैनी से इंतजार था। 2 दिन मजीद इंतजार में गुजर गए। उस दौरान रांगामाटी में हमारे खिलाफ क्या खिचड़ी पक रही थी, हमें कुछ इल्म ना था। मेरे साथी 2-3 बार बाहर का चक्कर लगा आए थे। दुकानें खुली हुई थी और लोगों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक थी। बज़ाहिर ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा था जिससे हमें खतरा हो। मुझसे इजाजत लेकर रानी ने हवेली की चंद खादमाओं और खादमों को हवेली में ही रोक लिया था। पहरेदार और तीर अंदाज भी बाहर नहीं जाते थे। हवेली में मुकीमों के लिए खुर्दोनोश का सामान ले जाने मेरे 4 साथी और उनके साथ चंद खादम जाते थे। खच्चरों के लिए घास भी यही लाते थे। हमीद सारा वक्त अपने कमरे में ही गुजारता था, और हमने भी उसकी खामोशी और रविश पर कुछ ध्यान ना दिया। मुझे सबसे ज्यादा खतरा रांगामाटी से निकलते वक्त था। यह वजह कि मेरे सब साथी मुसल्ला थे, लेकिन रानी, उसके बेटे और इतने ज्यादा सामान की वजह से हम किसी ओट में होकर मुकाबला करने की पोजीशन में ना थे। हमें खुली जगह पर मुकाबला करना था और चकमा तीर अंदाजों के जहर में बुझे हुए तीरों से खुद को बचाना और उन्हें हलाक करना था, जो दरख्तों में अपने जिस्मों पर मुख्तलिफ रंग लगाए हुए क्यूमोफलाज होंगे। बर्मा में जादूगरनी ने पानी में मुझे ऐसा ही मंजर दिखाया था। मैं उन हालात में ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकता था कि हमला होने की सूरत में रानी और उसके बेटे और कल्पना और रजी की बीवी को खच्चरों पर बिठाकर खुद से दूर भेज सकता था, और हम सब मर्द हमला आवरों का मुकाबला करते।